हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसईसीएल का एनुअल रिपोर्ट 2022-23। ये अभी तक जितने भी एनुअल रिपोर्ट्स आपने हर जगह देखे होंगे, जहां जहां पर भी, तो वो सब आपका एनुअल रिपोर्ट के आने के पहले क्या था। ये आपका ओरिजिनल एनुअल रिपोर्ट है जो अभी रिसेंटली एसईसीएल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको हर एक चीज डिटेल में हर एक चीज बताऊंगा, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई हैं। जितना हो सकता है उतना डीप हम हर एक चीज के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर एसईसीएल ने अपना विजन और मिशन क्या रखा हुआ है। तो एसईसीएल का इस साल का जो विजन और मिशन है, तो विजन अगर आप देखें तो लिखा है टू बी वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी सप्लायर्स इन द कंट्री बाय अडॉप्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिस एंड लीडिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम माइन टू मार्केट। ये इसका विजन ये है कि कंट्री में सबसे बेस्ट, सबसे नंबर वन का एनर्जी सप्लायर बने, बेसिकली कोल का सप्लायर बने। ठीक है, और इस प्रकार के, इसके लिए इसने इस प्रकार के प्रैक्टिसेस कर रहा है या फिर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ला रहा है ताकि माइंस से मार्केट तक इजिली भेजा जा सके कोयले को। अगर मिशन की बात करें तो मिशन है टू प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्लान्ड क्वांटिटी of coal and coal products efficiently and economically in an eco-friendly manner with due regard to safety, conservation and quality। बेसिकली इसका मिशन यह है कि मार्केट में जो मार्केटिंग करने का या जो प्रोड्यूस कर रहा है कोयले का मार्केट में, या कोयले के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो उनकी प्लानिंग इस तरीके से की जाए कि पर्याप्त क्वांटिटी में, एफिशिएंट तरीके से और इकोनॉमिकल तरीके से विद इको फ्रेंडली मैनर, है ना, क्या कर सके, मार्केट में कोयले को बेच सके, है ना। इसके साथ ही सेफ्टी भी मेंटेन रखे, कंजर्वेशन भी करे और क्वालिटी भी मेंटेन करके रखने का इसका मिशन है इस साल का। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो आता है वो आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है? डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा, पीएस मिश्रा, जो कि चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। श्री एस के पाल, डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशंस के हैं। श्री जी श्रीनिवासन, डायरेक्टर फाइनेंस के हैं। एस एन कापरी, डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग के हैं। ये आपके एस के पाल जी जो हैं, ये आपके डायरेक्टर टेक्निकल हैं ऑपरेशंस के, और एस एन कापरी जो है ये है डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग के। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा। ठीक है, सबसे पहले तो उसके बाद आपका आता है देवाशीष आचार्य, डायरेक्टर पर्सनल। बीपी पति, श्री बीपी पति, आईएफओएस जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर बी वीरा रेड्डी, डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया लिमिटेड। एंड स्वप्निल सुधांशु, कंपनी सेक्रेटरी। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वप्निल सुधांशु के बारे में, डॉक्टर बी वीरा रेड्डी के बारे में और श्री बीपी पति के बारे में, तो इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। और बाकियों का भी अगर याद करते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान, इतनी चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर पीएस मिश्रा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर पीएस मिश्रा, चूंकि अब इन्होंने इतने सारे काम किए हैं एसईसीएल में, इसलिए इनके बारे में भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली इन्होंने बीटेक किया है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से 1987 में। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट इन्हें मिला है 1990 में। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस लॉ फ्रॉम वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेस कोलकाता। पीएचडी भी है, ये पीएचडी होल्डर है मैनेजमेंट स्टडीज में आईआईटी आईएसएम धनबाद से। सीआईए एसईसीएल इन्होंने कब ज्वाइन किया? 1987 में एसईसीएल ज्वाइन किया और लगभग 16 साल से भी अधिक समय के लिए यहां पर इन्होंने काम किया। इन्होंने सीसीएल में लगभग 5 साल तक काम किया, अलग अलग ओपन कास्ट माइंस में। किस पोस्ट पर काम किया है? डिप्यूटी चीफ माइनिंग इंजीनियर या एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही बीसीसीएल में भी इन्होंने जॉब किया हुआ है। जून 2008 में बीसीसीएल में पोस्टिंग हुई थी इनकी। ठीक है, और बीसीसीएल में इन्होंने मतलब कि एक तरीके से एज अ जीएम थे ये। ठीक है, बरोरा एरिया में जीएम थे ये। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 जो एरिया है ना, वहां के ये थे ब्लॉक 2 एरिया एंड द बरोरा एरिया के ये जीएम रह चुके हैं। उसके साथ ही
He was subsequently appointed as Director, Production and Planning of Odisha Mineral Development Company Limited. ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं प्रोडक्शन एंड प्लानिंग के, ठीक है। अब ये ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है ये किसकी सब्सिडरी है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है। तो 2015 से लेकर 2018 तक ये वहां थे। और भी बहुत से हैं, जैसे कि बाकी डॉक्टर पीएस मिश्रा के बारे में तो मैंने बता ही दिया है आपको। अगर मैं बात करूं कंपनी सेक्रेटरी स्वप्निल सुधांशु के बारे में, तो इनका भी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्होंने बीकॉम ऑनर्स किया था रांची यूनिवर्सिटी से। 2008 में इनका बीकॉम ऑनर्स जो है तो कंप्लीट हुआ था। उसके बाद इनकी प्रोफेशनल अगर क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो ये सीए है, इसके साथ ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हैं, सीएमए, एंड कंपनी सेक्रेटरी भी इन्हें कंपनी सेक्रेटरी का भी क्वालिफिकेशन इन्हें मिला है। इन्होंने एसईसीएल को जो है तो 2012 में ज्वाइन किया था। देखिए एसईसीएल 2012 में इन्होंने ज्वाइन किया था और 2022 में इन्हें एज अ कंपनी सेक्रेटरी, दिसंबर 2022 में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया गया है। तो स्वप्निल सुधांशु कंपनी सेक्रेटरी है बेसिकली। अगर बात करूं एसके पाल की, संतोष कुमार पाल जी, तो इनका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्होंने बीएससी किया था माइनिंग इंजीनियरिंग से राउरकेला से, और एमबीए किया सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से। फिर सीआईएल इन्होंने ज्वाइन किया। सीआईएल इन्होंने ज्वाइन किया 1985 में। सबसे पहले इनकी पोस्टिंग हुई थी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में। एफएमसी का जो सर्टिफिकेट है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, इन्हें मिला है 1988 में। और ये कुसमुंडा, गेवरा और कोरबा क्षेत्र के जीएम भी रह चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है यहाँ पर। बी वीरा रेड्डी, अब वीरा रेड्डी जो है इन्होंने बीटेक किया है माइनिंग में। 1986 में इन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था। कहां से किया था? कोठागुडम स्कूल ऑफ माइंस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट इन्होंने 1990 में ऑब्टेन किया था, है ना। और इसके साथ ही इन्हें मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन माइन प्लानिंग 2000 में कोठागुडम स्कूल ऑफ माइंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने ऑब्टेन किया था। तो ये इनके बारे में थोड़ा बहुत याद रखना आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं इनके एक साथ बैठे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो हैं। तो देख पा रहे हैं ये सब लोग आईपीएल देख रहे हैं मेरे ख्याल से। ये देखो छोटी सी टीवी भी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टीवी रखे, आईपीएल देख रहे हैं, फोटो भी खिंचा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एसईसीएल एट अ ग्लेंस। अब एसईसीएल का यह कौन सा एनुअल रिपोर्ट है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है। तो ये है 37th एनुअल रिपोर्ट। एसईसीएल सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की, जिसने 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 167.01 मिलियन टन का कोयले का प्रोडक्शन किया है। एसईसीएल के जो कोल रिजर्व्स है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टेट्स में फैले हुए हैं। लगभग टोटल इसके पास 67 माइंस है, जिसमें से कि 40 माइंस सीजी में है एंड 27 माइंस एमपी में है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। अब अगर मैं कोल प्रोडक्शन की बात करूं तो ओपन कास्ट माइंस का जो कोल प्रोडक्शन है 155.37 मिलियन टन का इसका प्रोडक्शन रहा है, और अंडरग्राउंड का 11.64 मिलियन टन का प्रोडक्शन रहा है। टोटल 167.01, जो कि पिछले साल के मुकाबले अधिक है। कोल प्रोडक्शन अगर साल दर साल इसका देखते जाएं तो 2021-22 में बस कोल प्रोडक्शन घटा था, है ना। और सबसे हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन उसके पहले इसने 2018-19 में किया था, 157.35 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया था। और हाल ही में 2022-23 में 167.01 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया है। ओबी रिमूवल की बात करें 67, मैं फाइनली अभी तक जितना भी आप जो भी जहां भी जैसे भी सुने हो तो 67 फाइनल है, ये फाइनल है, एनुअल रिपोर्ट है, ये ओरिजिनल एनुअल रिपोर्ट। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, अब कंफ्यूजन मत रखिए। ओबी रिमूवल की अगर बात करें तो 2018-19 से लेके 2022-23 में तक में इसने अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है। 263.39 मिलियन क्यूबिक मीटर्स।
अब देखते हैं कि एसईसीएल का कहाँ कहाँ प्रेजेंस है, कोल माइंस कहाँ कहाँ है एसईसीएल की। तो ये देश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में एसईसीएल की कोल माइंस जो है तो फैली हुई हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। ठीक है, अभी हम डिटेल में और भी देखेंगे कि कहाँ पे कितनी माइंस हैं, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। ऑपरेशनल हाइलाइट्स की, जैसे कि अगर अभी मैंने बताया, अब तक का कोल इंडिया का सबसे हाईएस्ट एवर कोल प्रोडक्शन रहा है 167.0.1 मिलियन टन। ठीक है, लगभग 17.19% का ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। और लास्ट ईयर के मुकाबले इसने कितना अधिक प्रोडक्शन किया है, 24.4 मिलियन टन का अधिक प्रोडक्शन किया है। हाईएस्ट एवर ओबी रिमूवल भी किया है 263.39 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का, जो कि पिछले साल के मुकाबले 34.92% अधिक है। लगभग कितना अधिक को ओबी रिमूवल किया है, 68.17 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। कोल ऑफटेक जो है वो आपका 160.05 मिलियन टन का कोल ऑफटेक है, इतना कोयला इसने जो है तो निकाला है। ठीक, और डिस्पैच कितना किया है पावर सेक्टर को, 139.73 मिलियन टन डिस्पैच किया है पर्टिकुलरली। लास्ट में बात करें इस सब के बारे में, पहले आप सुन लीजिए फिर उसके बाद लास्ट में बात करते हैं। ठीक है, turn around in underground coal production with a positive growth after many years and achieved underground coal production of 11.64 million tons. GEM पोर्टल, GEM पोर्टल, जेम पोर्टल। अब जेम पोर्टल क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केटिंग। गवर्नमेंट ई मार्केटिंग मतलब वेबसाइट के थ्रू कोल इंडिया ने सबसे ज्यादा गुड्स परचेज किए हैं। ठीक है, और अपनी चीजों को मार्केटिंग भी किया है, कोयला वगैरह ये सब मार्केटिंग भी किया है। केतकी अंडरग्राउंड माइंस जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड की पहली ऐसी माइंस है जिसने की कोयले का प्रोडक्शन किस बेसिस पे स्टार्ट किया है, माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मोड पर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो कोल इंडिया की सबसे पहली अंडरग्राउंड माइंस जिसने एमडीओ मोड पर अपना कोल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है वो कौन सी है? केतकी अंडरग्राउंड माइंस। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। गेवरा ओपन कास्ट, ये इंडिया की, पूरे इंडिया की, ये तो कोल इंडिया का था, ये पूरे इंडिया की पहली ऐसी माइंस है जिसने की 50 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन अचीव किया है। ठीक है, और डिस्पैच भी किया है फाइनेंशियल ईयर में। और प्लांटेशन की बात करें अगर, तो सैपलिंग्स इतने प्लांटेशन किए हैं, 365 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में इन्होंने प्लांटेशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि मैंने बताया कि आपका एसईसीएल कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके पास करंट में 67 माइंस है, जिसमें से कि 40 माइंस आपकी छत्तीसगढ़ में है और 27 माइंस मध्य प्रदेश में है। 67 माइंस में से 47 माइंस अंडरग्राउंड है एंड 20 माइंस ओपन कास्ट है। कंपनी के पास एक कोल कार्बनाइजेशन प्लांट भी है जिसका नाम है दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स, जो कि दानकुनी में है, हुगली डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल के। लीज पे लिया हुआ है इसने कोल इंडिया लिमिटेड से अपने इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ताकि आराम से ऑपरेशन कर सके और कंट्रोल कर सके पूरे एसईसीएल को। तो एसईसीएल ने अपने पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेंट्रल कोलफील्ड, सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स, कोरवा कोलफील्ड्स एंड मांड रायगर कोलफील्ड्स। तो 3 कोलफील्ड्स में इसने डिवाइड किया है अपने आपको। अब ये 3 कोलफील्ड्स में टोटल, तीनों में मिला के टोटल 13 ऑपरेटिंग एरियाज है, मतलब 3 कोलफील्ड्स और उन तीनों में 13 ऑपरेटिंग एरियाज हैं। जैसे कि ये आगे देखते हैं अपन, ये देखिए। अगर बात करें सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स में, तो इसमें कितने एरिया आते हैं? टोटल 8 एरिया आते हैं। सोहागपुर, जोहिला, जमुना कतमा, हसदेव, चिरमिरी, बैकुंठपुर, विश्रामपुर एंड भटगांव। तो टोटल यहां पर इसके पास कितने हैं? 50 माइंस हैं इतने में, सिर्फ सेंट्रल इंडिया कोलफील्ड्स में टोटल 50 माइंस हैं। कोरबा कोलफील्ड्स की बात करें तो इसमें 4 एरियाज हैं, कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा एंड दीपका। तीनों ही हाई प्रोडक्शन वाले एरियाज हैं और इसमें टोटल 12 माइंस हैं इसके पास।
मान रायगढ़ कोलफील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एरिया आता है, ठीक है, जिसमें कि टोटल इसके पास 5 माइंस हैं इस एरिया में। तो टोटल इसके पास इस तरीके से अगर देखा जाए तो 67 माइंस टोटल इसके पास हो जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस कितनी कितनी है, कहाँ है। जैसे कि सोहागपुर एरिया में अगर बात करें तो 5 अंडरग्राउंड माइंस है एंड 3 ओपन कास्ट माइंस है यहाँ पर, ठीक है। राजेंद्रा, बंगवार, दामिनी, खैरहा, शारदा हाईवॉल, धनपुरी, अमलई, रामपुर बटूरा। इसके बाद जोहिला की बात करें तो पाली, नौरोजाबाद, उमरिया, पिपरिया, विंध्या, ये सब अंडरग्राउंड माइंस है एंड कंचन ओपन कास्ट माइंस है। इसके बाद अगर बात करें जमुना कोतमा की तो जमुना 1 एंड 2 अंडरग्राउंड, जमुना 9 एंड 10, मीरा, बरतराई, भद्रा, ये सब अंडरग्राउंड है एंड आमाडान ये आपका ओपन कास्ट है। हसदेव एरिया में राजनगर आरो, झिरिया, बिजरी, बहरावान, कुर्जा एंड कपिलधारा, राजनगर ओपन कास्ट है, ये सब अंडरग्राउंड है, ठीक है। इसके साथ ही आपका वेस्ट जेकेडी एंड हल्दीवाड़ी ये भी आपका अंडरग्राउंड में आ जाता है। अगर बात करें चिरमिरी की तो चिरमिरी में आपका बरतुंगा हिल है ना, NCPH, R6 न्यू एंड रानी अटारी, विजय वेस्ट, कुरासिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग एरियाज का मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, तो आप देख पाएंगे, तो आप एक बार देख लीजिएगा जाके, है ना, PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। अब अगर बात करें SCCL की सब्सिडरीज की तो SCCL की ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिए, 2 सब्सिडरी हैं। एक है छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड CERL और दूसरी है छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड CEWRL, ठीक है। अब ये जो CEWRL है इसमें 3 कंपनीज का शेयर है, तो ये बेसिकली इसमें ज्वाइंट वेंचर कंपनीज, मतलब जिन जिन कंपनीज का शेयर है उनको हम बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर कंपनीज। तो CEWRL में 3 कंपनीज का शेयर है। एक तो कोल इंडिया SCCL का खुद है, ठीक है, 60% इसमें हिस्सेदारी है SCCL की, बाकी रिमेनिंग 40% में इरकॉन इंडिया लिमिटेड और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सेदारी है। तो याद रखिएगा CEWRL जो है तो 3 ज्वाइंट वेंचर कंपनीज के शेयर्स से को मिला के बना हुआ है, ठीक है। बाकी कोल इंडिया की सब्सिडरी कितनी है, 2 ही है, ठीक है। कोल इंडिया की 2 सब्सिडरी और इसकी ज्वाइंट वेंचर कंपनीज कितनी है CEWRL की, 3। कौन कौन सी, SCCL, इरकॉन एंड CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की। तो अलग अलग तरीकों से अगर हम प्रोडक्शन देखें, जैसे प्रोडक्शन तो आपको पता ही 167.01 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन सेपरेटली अगर देखें, जैसे अगर कोकिंग और नॉन कोकिंग कोल के उसमें रेस्पेक्ट में देखें तो टारगेट था 0.25 मिलियन टन का और हुआ है 0.25 मिलियन टन का ही इसने प्रोडक्शन किया है। इसके साथ ही नॉन कोकिंग कोल का टारगेट था 181.75 मिलियन टन का, जिसमें से इसने अचीव किया 166.76 मिलियन टन का, टोटल होता है 167.01 मिलियन टन। अगर अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो 13 मिलियन टन का अंडरग्राउंड का टारगेट था जिसमें से कि 11.64 मिलियन टन का टारगेट अचीव किया है। ओपन कास्ट माइंस की बात करें तो 169 मिलियन टन का था, तो 155.37 मिलियन टन का इसने प्रोडक्शन किया है। तो अब 2022-23 का टारगेट कितना था, 2022-23 का इसका टारगेट था 182 मिलियन टन का, जिसमें से कि इसने अचीव किया है 167.01 मिलियन टन, ठीक है। ओवी रिमूवल की अगर बात करें तो टारगेट था 280 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का, जिसमें से कि इसने अचीव किया है 263.39 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का टारगेट अचीव किया है, ठीक है। तो इतना ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, मतलब कि आउटपुट पर मैन शिफ्ट, तो ये है अंडरग्राउंड माइंस का जो रहा है 2022-23 में वो रहा है 1.85 और ओपन कास्ट का जो रहा है वो रहा है 39.48 एंड ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी रही है वो 16.32। तो ये तीनों डाटा ही आपको याद रखना है, ठीक है।
अब एचईएमएम की बात करते हैं कि एसईसीएल के पास कितने एचईएमएम्स हैं। तो टोटल 1117 एचईएमएम्स हैं इसके पास। पूरी एक फ्लीट है, फ्लीट मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप है, मतलब आर्मी जिसे कहते हैं, है ना। पूरी की पूरी एक फ्लीट है एचईएमएम्स की 1117 की, ठीक है, जिसमें 517 डंपर्स, 142 डोजर, 83 शॉवेल्स, 85 ड्रिल मशीन्स, 77 लोडर्स, 2 ड्रैग लाइन, 10 सरफेस माइनर, 60 मोटर ग्रेडर्स एंड 141 ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अभी और है, आगे हम देखेंगे। SCCL is only subsidiary of Coal India Limited to operate largest combination of शावल डंपर, ठीक है। शावेल डंपर का जो कॉम्बिनेशन है, सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन एसईसीएल एकमात्र सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की जो कि ऑपरेट करती है। इसके पास 42 क्यूबिक मीटर वाला शॉवेल है एंड 240 टन्स वाला डंपर है। ये वाला कॉम्बिनेशन, मतलब कि और भी बड़े बड़े डंपर्स हैं इंडिया में, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है शावेल और डंपर का, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एसईसीएल में है, ठीक है। सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन एसईसीएल के अलावा और भी है, लेकिन एसईसीएल ये कॉम्बिनेशन सबसे लंबा मेंटेन करके चल रहा है। ड्रैगलाइन की अगर बात करें तो 2 है, ठीक है। शॉवेल 83, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये उनकी अवेलेबिलिटी परसेंटेज और यूटिलाइजेशन परसेंटेज है कि कौन कितना अवेलेबल रहा है और कितना यूटिलाइजेशन हुआ है। CMPDIL के क्या नॉर्म्स रहे हैं कि इतना कम से कम अवेलेबिलिटी परसेंटेज होना चाहिए था, है ना, और 85 और यूटिलाइजेशन परसेंटेज कम से कम 73 जैसे ड्रैगलाइन में बोला है कि होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अधिक ही है, 100% है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे एसईसीएल के लिए। इसी तरीके से शॉवेल का भी दिया हुआ है, डंपर का भी दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए था और कितना है। तो एसईसीएल इस फील्ड में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। अब ये देखिए, जैसे कि एक 42 क्यूबिक मीटर वाला जो शॉवेल है वो कुसमुंडा एरिया में हाल फिलहाल में अंडर वर्किंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 240 टन का डंपर है गेवरा ओपन कास्ट में जो कि चल रहा है अभी, ठीक है। और ये गेवरा ओपन कास्ट में 850 HP का डोजर, सोचिए कितना हैवी डोजर होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, 2 ही है, 2 ही आपके ड्रैग लाइन है, ये आपका दिया हुआ है एनुअल रिपोर्ट में, तो उतने ही है और नहीं है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं जैसे गेवरा में 850 HP का डोजर, बहुत ही हैवी डोजर है ये ड्रिल मशीन देखिए गेवरा ओपन कास्ट माइंस की कितने भयानक वाली है यार। कोल हैंडलिंग प्लांट, अब कोल हैंडलिंग प्लांट इसके पास 2 प्रकार के हैं, एक है मेजर कोल हैंडलिंग प्लांट, दूसरा है माइनर कोल हैंडलिंग प्लांट। जो मेजर कोल हैंडलिंग प्लांट है इसके पास टोटल 5 है और माइनर वाले 4 है, टोटल 9 कोल हैंडलिंग प्लांट्स हैं इसके पास, तो ये ध्यान रखिएगा। एनुअल कैपेसिटी मेजर वाले की है 57, मतलब की कैपेसिटी ज्यादा इसलिए मेजर कोल हैंडलिंग प्लांट बोलते हैं, और माइनर वाले की कैपेसिटी 3.75 मिलियन टन की एनुअल कैपेसिटी, तो इसलिए इसको माइनर, मतलब कैपेसिटी कम है तो माइनर में कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब 2022-23 में कितना कोयला हैंडल किया गया है भाई, कैपेसिटी तो इतनी है, हैंडल कितना किया गया, तो मेजर वाले के द्वारा टोटल 43.39 मिलियन टन एंड माइनर वाले के द्वारा टोटल 4.70 मिलियन टन एंड टोटल हो जाता है इसका 48.09 मिलियन टन का किया गया है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज जो है तो इससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो इतना डाटा याद रखिएगा। मेन डाटा है आपका ये वाला और ये वाला, जरूर से याद रखिएगा, ये उतना जरूरी नहीं है इतने में, ठीक है। तो मैंने 2 चीजें बता दी है, इसको ध्यान रखिएगा। सिलो जैसा कि आप रेलवे स्टेशन के आसपास इस प्रकार का ये देखते होंगे, है ना, बड़े बड़े ड्रम्स रखे रहते हैं, इनको कहा जाता है सिलो, ठीक है। तो कुसमुंडा ओपन कास्ट में जो कोल हैंडलिंग प्लांट है उसके पास एक सिलो है, ठीक है, वैगन लोडिंग थ्रू सिलो। तो सिलो से हम क्या करते हैं, वैगन्स में लोड करते हैं, जैसा कि ये देख पा रहे हैं सिलो लगा हुआ है, इसके नीचे ये ट्रेन आपकी जा रही है, तो ट्रेन जैसे जैसे निकलती जाएगी तो सिलो में से पूरा कोयला निकलकर कहाँ जाएगा, वैगन्स में लोड होता चला जाएगा। सरफेस माइनर अब आपका ओपन कास्ट कोल माइंस में अच्छा खासा कोल प्रोडक्शन करने के लिए सरफेस माइनर लगाए गए। अब ये कहां लगाए गए हैं, गेवरा ओपन कास्ट एक्सपांशन में,
दीपका ओपन कास्ट एक्सपांशन, कुसमुंडा, छल, बरौद, जमपाली, महन, बिजारी, सरायपली, गेरे पेलमा, कंचन एंड अमलई ओपन कास्ट में लगाया गया है। ठीक है, सरफेस माइनर के पास जो कोल प्रोडक्शन किया गया सरफेस माइनर के द्वारा जो 2022-23 में, वो टोटल कोल प्रोडक्शन हुआ है 113.39 मिलियन टन का। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये कि कहाँ कहाँ सरफेस माइनर चल रहा है आपका। इसके साथ ही अगर प्रोडक्शन की बात करें तो किस के द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया है, तो ये भी आप यहाँ से देख पाएंगे। टोटल 12 माइंस हैं जहां पर सरफेस माइनर अभी हाल फिलहाल काम कर रहा है और इनके द्वारा अलग अलग 2022-23 में कोल प्रोडक्शन दिया गया है, जिसको मिला के टोटल 113.39 मिलियन टन होता है। ठीक है, 12 जगह पे आपका सरफेस माइनर ऑपरेट हो रहा है। हाँ, तो ऐसा एक जगह पे नहीं रहता है ना, कभी कभार जैसे हो गया कि भाई अब आपने थोड़ा बहुत कोल प्रोडक्शन एक माइंस में किया, जैसे कि अपन ने बिल्कुल इक्विपमेंट में 10 दिया है, तो ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए अभी इस माइंस में मैंने सरफेस माइनर को उपयोग किया, फिर अपन ने अगर नए शॉवेल और डंपर का कॉम्बिनेशन परचेज कर लिया, तो मुझे अगर ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा इकोनॉमिकल ब्लास्टिंग करके और शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन से लोड करना ज्यादा बेटर लगता है, तो मैं इस सरफेस माइनर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। तो इस बेसिस पे अभी जो हाल फिलहाल इसके पास है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके मतलब ये जो आप देख पा रहे हो ना कोल प्रोडक्शन, ये बेसिकली कोल प्रोडक्शन का है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो सरफेस माइनर जो पहले चल रहे हो, इन 12 में से किसी 2 में ऐसा हुआ हो कि खराब हो गए हो या यूज करना बंद कर दिया हो, इसलिए भी आपका जो है तो 10 हो सकता है। तो लेकिन जो कोयले का प्रोडक्शन हुआ है, इन 12 जगहों से सरफेस माइनर ने कोयले का प्रोडक्शन दिया है। ये आपका बोल रहा है कि प्रोडक्शन दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन जगहों पे होना कंपलसरी है। ठीक है, इनमें से 2 जगहों पे नहीं भी हो सकते हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, है ना। इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता कि किस 2 माइंस में नहीं है, क्योंकि आपका एनुअल रिपोर्ट में ही नहीं दिया तो क्या कर सकते हो। द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी टू मॉडर्नाइज इट्स अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन। अब अंडरग्राउंड माइनिंग ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए कंटिन्यूस माइनर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। तो कहाँ कहाँ, खैरहा, रानी अटारी, कुर्जा, विजय वेस्ट, हल्दीवाड़ी, चर्चा, विंध्या, बंगवार, बहेराबाद, गायत्री। बेटा ये आपको गूगल से भी मिल जाएगा। Low capacity continuous miner at Rani Atari underground mine is in operation. अब एक लो कैपेसिटी का कंटिन्यूस माइनर कहाँ चल रहा है, रानी अटारी अंडरग्राउंड माइंस में जो है तो चल रहा है। जो टोटल प्रोडक्शन किया गया है कंटिन्यूस माइनर के द्वारा 2022-23 में 5.32 मिलियन टन का टोटल प्रोडक्शन किया गया है। कंटिन्यूस माइनर के द्वारा अलग अलग माइंस में टोटल 10 जगह से कंटिन्यूस माइनर ने प्रोडक्शन दिया है। ठीक है, तो इन 10 जगहों से जो प्रोडक्शन दिया है तो अलग अलग माइंस का आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नए सरफेस माइनर्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कंटिन्यूस माइनर होगा, मैं सुधार दूंगा इसको। तो नए कंटिन्यूस माइनर जो है तो अंडरग्राउंड माइंस में इसने और लगाने का कंपनी ने स्टेप लिया है। चर्चा आरो शिवपुर ब्लॉक में और झिलीमिली अंडरग्राउंड एंड राजगामर अंडरग्राउंड। फ्यूचर में जो है तो ये नए आपके कंटिन्यूस माइनर्स अंडरग्राउंड माइंस में इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, केटकी अंडरग्राउंड माइन में एमडीओ मोड पर ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, तो वहां पर भी आपका नया कंटिन्यूस माइनर लग जाएगा। हाईवॉल टेक्नोलॉजी, हाईवॉल माइनिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली आपका थिन सीम्स में किया जाता है। जो बहुत ही हाई डेप्थ पे कोयला होता है, लेकिन इतना डेप्थ पे भी नहीं होता है कि आपका
अंडरग्राउंड मेथड से आप निकाल सको, तो वहां पे हाईवाल का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ओपन कास्ट माइनिंग मेथड एक प्रकार का। हाईवाल टेक्नोलॉजी ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड को कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये। हाईवाल टेक्नोलॉजी कहां पर है? अप्रैल 2011 से शारदा माइंस में है, शारदा माइन में, जो कि सुहागपुर एरिया में आता है सीसीएल के। और ये कोल इंडिया का पहला जो है तो हाईवाल टेक्नोलॉजी है। ठीक है। माइन राइडिंग सिस्टम, माइन राइडिंग सिस्टम इसके पास, कंपनी के पास जो है तो हाल फिलहाल चर्चा में अंडरग्राउंड माइंस में 3 सेट लगे हुए हैं माइन राइडिंग के। ठीक है। झिलीमिली में अंडरग्राउंड माइन, कटकोना, सिंघाली, बगदेवा, बहेराबांध, शीतलधारा, झिरिया, हल्दीवाड़ी, बंगवार, राजेंद्र, विंध्या, शिवानी एंड नवापारा। तो टोटल इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 माइन राइडिंग सिस्टम्स हैं इसके पास। ठीक है। कटकोना माइन राइडिंग सिस्टम इन कटकोना 1 and 2 अंडरग्राउंड, सेकेंड सेट हैज बीन इंस्टॉल्ड। कटकोना में जो एक और सेट इंस्टॉल कर दिया गया है, तो +1 टोटल अब 18 हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपका खैरहा में 2 सेट एंड गायत्री में 1 सेट माइन राइडिंग सिस्टम इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो टोटल 18 है। नेक्स्ट ईयर तक आपका खैरहा और गायत्री में भी हो जाएगा, तो 21 माइन राइडिंग सिस्टम्स इसके पास एसईसीएल के पास हो जाएंगे। एक्सीडेंट की स्टैटिस्टिक्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये आपको सिर्फ कुछ कुछ चीजें ही आपको याद रखनी है, जैसे फैटल एक्सीडेंट्स, फैटेलिटी, सीरियस एक्सीडेंट्स और सीरियस इंजरीज। ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है। मेन इसमें जरूरी है फैटेलिटी रेट पर मिलियन टन आउटपुट एंड आपका फैटेलिटी रेट पर 3 लाख मैन शिफ्ट। ठीक है। उसके बाद सीरियस इंजरी रेट एंड सीरियस इंजरी रेट मिलियन टन आउटपुट पे और पर 3 लाख मैन शिफ्ट पे। ठीक है। तो ये आपको रेट याद रखने हैं, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है 0.048 फैटेलिटी रेट मिलियन टन आउटपुट पे एंड पर 3 लाख मैन शिफ्ट पे 0.253। वहीं पे अगर सीरियस इंजरी रेट बात करें तो 0.150 मिलियन टन आउटपुट पे और 3 लाख मैन शिफ्ट पे आपका हो जाता है 0.791। रेस्क्यू सर्विसेज की अगर बात करें तो एसईसीएल के पास, ठीक है, एसईसीएल को जो रिक्वायरमेंट थी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सनल्स की, तो टोटल रिक्वायरमेंट थी 259। लेकिन एसईसीएल के पास हाल फिलहाल में स्टैट्यूटरी तरीके से 356 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स हैं हाल फिलहाल में, है ना। 259 की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इससे अधिक ही है इसके पास, टोटल 356 हैं। जो इनिशियल ट्रेनिंग है रेस्क्यू एंड रिकवरी की, कहां पे होती है? मनेंद्रगढ़ में होती है। ठीक है, माइन रेस्क्यू स्टेशन मनेंद्रगढ़। ठीक है, तो इनिशियल ट्रेनिंग कहां पे होती है? माइन रेस्क्यू स्टेशन मनेंद्रगढ़ में। उसके बाद रिफ्रेशर ट्रेनिंग, ध्यान रखिएगा, रिफ्रेशर ट्रेनिंग जो है वो कहां कहां पे होती है? आपका माइन रेस्क्यू स्टेशन मनेंद्रगढ़, जो कि हसदेव एरिया में। इसके साथ ही 5 अलग रेस्क्यू रूम्स हैं विथ रिफ्रेशर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, मतलब कि RRRTs अलग अलग एरियाज में। ठीक है, तो टोटल 6 जगहों पे ये क्या करता है? रेगुलर रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। तो कंपनी के पास RRRTs हैं ताकि रिफ्रेशर ट्रेनिंग दिया जा सके। टोटल 5 हैं। वो 5 कहां कहां पे हैं? जोहिला में, सोहागपुर, बिश्रामपुर, बैकुंठपुर एंड कुसमुंडा एरिया में 5 तो है, हर एक एरिया में 1 है। रेस्क्यू रूम्स की अगर बात करें तो इसके पास टोटल 5 रेस्क्यू रूम्स है। कहां कहां है? हर एक एरिया में 1 है, चिरमरी, भटगांव, जमुना कोतमा, रायगढ़ एंड कोरबा एरिया में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की, कि इसने क्या क्या अचीवमेंट्स किया, प्रोक्योरमेंट क्या क्या किया, मतलब कि 2022-23 में क्या क्या चीजें खरीदी। तो खैरहा अंडरग्राउंड के लिए 2 माइन राइडिंग सिस्टम खरीदे। ठीक है, इसके साथ ही एक्सप्लोसिव वैन टोटल 13 ठो इसने परचेज किए हैं। ठीक है, एक्सप्लोसिव के ट्रांसपोर्ट के लिए। रेस्क्यू वैन टोटल 6 हैं जो कि इसने प्रोक्योर किए, परचेज किए। ETMS एनवायरमेंटल टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम
एक लगाया है 2022-23 में हल्दीबाड़ी अंडरग्राउंड माइन में, जो कि असदेव एरिया में। 378 फ्लेम सेफ्टी लैम्प्स परचेज किए हैं। फायर टेंडर 4 खरीदे हैं। इसके साथ ही TLS 3, हाई मास्ट पावर 117, ठीक है। SCCL में बेसिकली इल्यूमिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाई मास्ट पावर। जैसे बड़े बड़े टावर्स होते हैं ना, खंबे लगा दिए जाते हैं, उसमें लाइट लगा दिए जाते हैं, इसलिए SCCL में लाइट वगैरह लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो करते हैं स्किल अपग्रेडेशन की। ट्रेनिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू फ्रंटलाइन ऑफिशियल्स एंड वर्कमैन इन हाउस, ठीक है, MDI बिलासपुर। अब वर्कर्स जो हैं आपके, उनका स्किल अपग्रेडेशन करने के लिए भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया गया है फ्रंटलाइन ऑफिशियल्स को, ठीक है। एंड कहाँ पर प्रोवाइड किया गया है? MDI आपका कल बिलासपुर में जो है, IICM रांची, ठीक है, 2 जगह पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ताकि अब ये जो ट्रेनिंग है, तो क्या किया जा सकता है, ये ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड की जा रही है? ताकि जो आपके वर्कर्स हैं, जो SCCL के वर्कर्स हैं, वो टेक्निकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में जाकर ट्रेनिंग वगैरह ले और अपने स्किल्स को और भी ज्यादा अच्छा बना सके। A training on accident investigation by root cause analysis techniques was organized by CIL at IIT ISM धनबाद। आपका CIL के द्वारा ISM धनबाद में एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो उसमें भी SCCL ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कि और इसके साथ ही SCCL ने आज तक SCCL के माइंस में जितने भी फैटल एक्सीडेंट्स हुए हैं, उन सभी एक्सीडेंट्स का एक वीडियो फिल्म बनाया है। टोटल 19 वीडियो फिल्म बनाए हैं, ताकि वर्कर्स के बीच में उसको सर्कुलेट कर रहा है, ताकि वर्कर्स को जानकारी हो सके कि किन किन कारणों से एक्सीडेंट हो सकता है। 2 फर्स्ट एड सेंटर्स का अप्रूवल मिल चुका है, एक में कहां पर? माइन रेस्क्यू स्टेशन मनेंद्रगढ़ में, एंड दूसरा गेवरा में, ठीक है। DGMS से अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है फर्स्ट एड स्टेशन का। अब इसने सेफ्टी कमेटी का, कंपनी के द्वारा जो सेफ्टी कमेटी ऑर्गेनाइज होता है, तो सेफ्टी कमेटी कंपनी के द्वारा जो सेफ्टी कमेटी के द्वारा कंपनी के द्वारा जो सेफ्टी कमेटी बनी हुई है, उसके द्वारा जो इंस्पेक्शन किया जाता है माइंस का, तो बोलता है कि साल में 12 बार इंस्पेक्शन होंगे, ठीक है, और हर महीने 1 बार, जिसे मतलब साल में 12 बार, तो मतलब हर महीने में 1 बार ही इंस्पेक्शन आपको करना है, ठीक है। इसके साथ ही इसके पास 27 ऐसे ट्रक हैं जिनमें किस चीज की माउंटिंग है? लॉन्ग रेंज फॉगिंग मशीन की माउंटिंग है, ठीक है। SCCL के अलग अलग एरियाज में डस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रोवाइड कराया गया है। अब डस्ट के लेवल को, भाई डस्ट को सप्रेस तो कर दोगे फॉगिंग मशीन की मदद से, डस्ट को कंट्रोल तो कर लोगे, डस्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर हम डस्ट ही हटा दे वहां से, तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। इसके लिए SCCL ने मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन परचेज किए हैं, जो कि टोटल है 8, ठीक है, अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, ताकि डस्ट के लेवल को रिड्यूस किया जा सके, ठीक। माइन वाटर ट्रीटमेंट मतलब माइंस में जो पानी निकलता है, आप भी जानते हैं, वो एसिडिक माइन वाटर होता है, ठीक है। तो एसिडिक वाटर भी कहीं कहीं होता है, तो इस कारण से वो साफ पानी तो होता नहीं, इसलिए माइन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स या फिर डोमेस्टिक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह इसके द्वारा SCCL के द्वारा सेटअप किए गए हैं अलग अलग जगह पे। ये जो फोटो में आप देख पा रहे हो, ये है चर्चा अंडरग्राउंड RO का प्लांट, ठीक है। एसिड माइन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ का है? ये चर्चा का है, फोटो में जो आप देख पा रहे हो। तो पानी को प्यूरिफाई किया जाता है। इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी सेटअप किया गया है अलग अलग एरियाज में, जिसमें से कि अभी आप ये जो देख पा रहे हो, ये है विंध्या कॉलोनी का जोहिलिया एरिया में, ठीक है, वहां का आप फोटो ये देख पा रहे हो। वाटर स्प्रेइंग सिस्टम के लिए इसने डस्ट सप्रेशन के लिए अलग अलग वाटर स्प्रेइंग सिस्टम लगाए हैं। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाटर टैंकर लगा हुआ है, इसके पीछे बकायदा लीवर रहता है इसमें ना, तो इससे क्या करते हैं ये लोग, जैसे ही लीवर को खींचते हैं, तो यहाँ पीछे साइड पाइप लगी रहती है, तो पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे आपका जो हॉल रोड होता है उसमें स्प्रिंकल कर लिया जाता है। इसके साथ ही जो आपके कन्वेयर बेल्ट में से या फिर जो लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट्स हैं, वहां पर भी कोयले का डस्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए आपका मिस्ट स्प्रिंग अरेंजमेंट भी इस प्रकार से कर दिया जाता है।
नेक्स्ट है लॉन्ग रेंज फॉगिंग मशीन। ये है लॉन्ग रेंज फॉगिंग मशीन, मतलब कि आप जो वाटर टैंकर ये देख पा रहे हैं, जो वाटर स्प्रिंकलर है, मोबाइल वाटर स्प्रिंकलर, ये तो वहीं पे पानी गिरा देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि दूर तक पानी गिरे और हवा में पानी थोड़ा बना रहे, नमी बनी रहे है ना, हवा में भी नमी बनी रहे, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, लॉन्ग रेंज मिस्ट ब्लोवर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फॉगिंग मशीन भी कहते हैं। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये झाड़ू लगाने वाली ट्रक भी है, रोड स्वीपिंग मशीन। ये बकायदा झाड़ू लगाते जाता है, पूरा डस्ट इकट्ठा करके इसमें डालता जाता है अपने कंटेनर में। अच्छा आदित्य, कर दो यार फिर। अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, एसईसीएल ने ना अपनी माइंस में अलग अलग जगह पे जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाए हैं, ठीक है। ताकि एसईसीएल के अंदर जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है व्हीकल्स के द्वारा, तो उसमें नजर रखा जा सके। डीजल की चोरी होती है और भी कोयले की भी चोरी होती है, तो ये सारी चोरियों को बचाने के लिए इन्होंने जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा के रखा हुआ है। इसके साथ ही आपका जीपीएस के साथ ही और क्या लगा रहता है, आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑटोमेटिक बूम बैरियर्स फॉर व्हीकल एक्सेस कंट्रोल। दूसरा आपका आरएफआईडी बेस्ड ऑटोमेटिक बूम बैरियर्स वगैरह इंस्टॉल किए हैं, जो माइंस के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, ये जो रेलवे साइडिंग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वहां पर, या जो वे ब्रिज होता है वहां पर आपका ये लगाया गया है, जो कि 8 से 10 मीटर दूरी से ही क्या कर लेता है, पता कर लेता है, हाँ ये डंपर तो मोड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। ये कुछ इस प्रकार से आपको आप देख पा रहे होंगे, रेड ट्रैफिक लाइट वगैरह, ये बूम देख पा रहे हो, बूम बैरियर। रैपिड लोडिंग सिस्टम सिलो, गेवरा एरिया का, ये आप देख पा रहे होंगे, ओल्ड एंड न्यू, कुछ इस प्रकार का है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमआईएस टूल्स एंड और वेब एप्स। एमआईएस टूल्स मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली कोल इंडिया क्या कर रहा है इस समय, पूरा का पूरा डिजिटाइजेशन कर रहा है। अब डिजिटाइजेशन जो कर रहा है, तो इसके लिए कभी वेब एप्स बनाते हैं, कभी आपका वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, एप्स बनाया, वेबसाइट्स बनाया। इसके थ्रू कोल इंडिया अपना सारा डाटा आजकल ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जब भी जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े तो वहां से निकाला जा सके। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग ऐप है। जैसे कि सबसे पहला ये चिरायु, चिरायु एक ऑनलाइन आउटसाइड मेडिकल रेफरल सिस्टम है। इसमें होता क्या है कि अभी तक जैसे कि आप एससीसीएल के हॉस्पिटल्स में ही जो है तो एम्प्लॉइज जाते थे, उसके बाद बाहर के हॉस्पिटल्स में जाना थोड़ा कठिन हो पाता था, भले मतलब कि अब जैसे किसी को रेफर करना है बाहर के किसी हॉस्पिटल में, एससीसीएल के अलावा किसी बाहरी हॉस्पिटल में अगर रेफर करना है, तो इसके लिए जो परमिशन वगैरह लिया जाता था, तो पहले 1 से 2 महीना लगता था, ठीक है। ये रेफरल सिस्टम, फिर उसके बाद आपका पेमेंट भी तो आता है भाई, मेडिकल हुआ, सारी चीजें हुई, आपका बीमारी ठीक हो गया, तो उसके बाद इसका पेमेंट भी तो आना रहता है। तो ये सारी जो प्रोसेस थी वो टोटल 1 से 2 महीने लग जाते थे। अब इसी प्रोसेस को 102 दिन में इस चिरायु वेब एप्लीकेशन के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन ये एक ऐप है, इसके थ्रू किया जाता है। तो जो आउटसाइड हॉस्पिटल्स में जो रेफरल्स है, ये आसानी से अब किया जा सकता है। अंश, अंश आवश्यक निविदा सूचना हेतु, आवश्यक निविदा सूचना हेतु मतलब कि जो भी कोल एसईसीएल में जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है, टेंडर के लिए अप्लाई करना चाहता है, 2 लाख से कम का टेंडर के लिए अगर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, अप्लाई करता है, तो उसकी जो चीजें हैं, मतलब कि अप्लाई करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही किसका टेंडर पास हुआ, किसे टेंडर मिला, वो सारी डिटेल्स भी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है टेंडरिंग प्रोसेस में, अंदर ही अंदर जो है तो टेंडर नहीं होता है, फिर सभी के सामने होता है जो भी होता है, ठीक है। तो ये एक आपका पोर्टल है, बेसिकली वेबसाइट है। पूर्ति, पूर्ति का फुल फॉर्म है परचेज ऑर्डर ऑनलाइन रिपोजिटरी इनिशिएटिव। ये एक एप्लीकेशन है
जो कि अलग अलग टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो वर्क ऑर्डर्स हैं उनके बारे में ये आपका डिटेल में बताता है कि कौन सा टेंडर पास हुआ है, कौन सा वर्क ऑर्डर पास हुआ है या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एससीसीएल के द्वारा पास किया गया है, उसकी पूरी डिटेल पूर्ति में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एससीसीएल के द्वारा। सारे डॉक्यूमेंट्स कभी भी हर वक्त यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं कि किसको टेंडर वगैरह मिला, इस टाइप से। विधिक, विधिक जो है तो एससीसीएल का लीगल इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। एससीसीएल जितने भी केसेस फाइल करता है, लीगल केसेस फाइल करता है, तो इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। एससीसीएल हेडक्वार्टर के द्वारा जितने भी लीगल केसेस फाइल किए जाते हैं या उसके किसी भी एरिया के द्वारा जितने भी लीगल केसेस फाइल किए जाते हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो विधिक में जाके आप ले सकते हैं। विजिलेंस, ये एक एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है, जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। विजिलेंस मतलब कि सेफ्टी के लिए हर साल जो सेफ्टी वीक्स वगैरह जैसे ऑर्गेनाइज किया गया, इंस्पेक्शन वगैरह किया जाता है उस दौरान, तो उससे रिलेटेड बात करता है विजिलेंस। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो एससीसीएल के द्वारा मनाया जाता है, तो उस दौरान क्या इवेंट्स हुए, क्या एक्टिविटीज किया डिपार्टमेंट ने, तो हर एक चीजों के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। समीक्षा, समीक्षा एक एप्लीकेशन है, डीजीएमएस के द्वारा बनाए गए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डीजीएमएस के द्वारा दिया गया एप्लीकेशन है। किस चीज के लिए? एनुअल माइन सेफ्टी एनालिसिस के लिए, ताकि अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस के सेफ्टी पैरामीटर्स के बारे में जाना जा सके। ठीक है, एससीसीएल रीजन में, तो इसके लिए कि कितना सेफ्टी से एससीसीएल काम करता है, इस सभी पैरामीटर्स के बारे में जानने के लिए डीजीएमएस ने समीक्षा नाम का ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, एनुअल माइन सेफ्टी एनालिसिस के लिए एससीसीएल में। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स, अब इसके एससीसीएल के जो एम्प्लॉइज हैं उनको एक अच्छी ट्रेनिंग देना और उनके स्किल को अपग्रेड करना, ये एक बहुत ही बेस्ट चीज होती है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाह रहे हो, बहुत ही हायर लेवल तक लेकर जाना चाहते हो, तो अगर आपके पास वेल ट्रेन्ड पर्सन होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके एम्प्लॉयज उतना इफेक्टिवली काम करेंगे और उतने हायर गोल्स अचीव कर सकते हो। इसके लिए एससीसीएल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहा है, जिसको बोला जाता है मिशन नचिकेता। ठीक है, अब मिशन नचिकेता, नचिकेता का ये फुल फॉर्म यहां से लेके यहां तक आपको मिल जाएगा। न्यू एडवांस कॉम्प्रहेंसिव हॉलिस्टिक इंटीग्रेटेड नॉलेज एंड रिस्क ट्रेनिंग आर्किटेक्चर। ठीक है मिल जाएगा रिकॉर्डिंग। ये मिशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पीएस मिश्रा। ठीक है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एससीसीएल, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि मिशन नचिकेता किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसीलिए मैंने पीएस मिश्रा जी के बारे में आपको बहुत डिटेल में बता दिया, अभी और भी है उनके बारे में। तो बेसिकली इनका इन्होंने इतना ज्यादा काम किया है सीसीएल में कि आपको इनके बारे में जितना अच्छे से हो सके उतना जान लीजिए तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलिए ट्रेनिंग सेंटर्स की अगर बात करें तो एससीसीएल के पास ट्रेनिंग सेंटर्स कहां कहां हैं? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एमडीआई बिलासपुर, सेंट्रल एक्सकवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटी गेवरा, बेसिक इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेटी कोरबा, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आरटीआई बिसरामपुर। अपार्ट फ्रॉम द अबाउ, ठीक है, तो ये इसके पास 4 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। इसके अलावा इसके पास वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, टोटल 17 है एससीसीएल के अलग अलग एरियाज में। एससीसीएल ने सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे, एससीसीएल ने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, जिसका ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका कुछ एक टॉपिक है। तो ये जो इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया गया एससीसीएल के हेडक्वार्टर में, ठीक है, डॉक्टर पीएस मिश्रा की मौजूदगी में, तो इसका मेन टॉपिक क्या था? डिजिटल ऑल
इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, मतलब कि सभी के लिए डिजिटल होना, डिजिटल मतलब सभी के लिए डिजिटलाइजेशन किया जाना चाहिए, मतलब कि बिना किसी जेंडर के, है ना, मतलब एक जेंडर इक्वालिटी आप मेंटेन करते हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और इनोवेशंस नए नए लाइए। तो विमेन्स को एम्पावर करने के लिए इंटरनेशनल विमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया और इसका टॉपिक था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये ध्यान में रखिएगा। एंड किसके किसके कोलैबोरेशन से हुआ था? ये हुआ था SECL और WIPS के कोलैबोरेशन से हुआ था। विमेन इन पब्लिक सेक्टर, इन दोनों ग्रुप्स ने कोलैबोरेट किया और फिर उसके बाद सेलिब्रेट किया और ये टॉपिक रखा था। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक। अब जो सेफ्टी वीक्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इस बार का जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2022 था, ठीक है, कंपनी ने जो कि 31 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक सेलिब्रेट किया, सॉरी विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑर्गेनाइज किया, सेलिब्रेट क्या करेंगे। इसका थीम आपको याद रखना है, थीम था भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, बोले तो करप्शन फ्री इंडिया फॉर डेवलप्ड नेशन। ठीक है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा सके कि किस तरीके से आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि SECL ने कितने अवार्ड्स जीते। ये है इंपॉर्टेंट भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सारा इंपॉर्टेंट ही है। फर्स्ट प्राइज इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट बाय कोल इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर 2021। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एनवायरमेंट और एनवायरमेंट मैनेजमेंट में इसने फर्स्ट प्राइज जीता। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कैटेगरी में इसने फर्स्ट प्राइज जीता। किस, ये क्या था, ये आखिर कौन सा प्रोग्राम था जिसमें कि इसने एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का फर्स्ट प्राइज जीता है? ये प्रोग्राम था गवर्नेंस नाउ 9th PSU अवार्ड्स। ठीक है, जैसे कि आपका होता है ना ऑस्कर अवार्ड वगैरह होता है, फिर उसमें कोई ना कोई ऑस्कर जीतता है अलग अलग कैटेगरी में, कोई म्यूजिक में, कोई सिंगिंग में, कोई कंपोजिंग में। उसी प्रकार से गवर्नेंस नाउ 9th PSU अवार्ड ऑर्गेनाइज हो रहा था, जिसमें कि SECL को एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में फर्स्ट प्राइज मिला है। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड्स 2023 में फर्स्ट प्राइज मिला है इसको। ठीक है, किस कैटेगरी में? बेस्ट वाटर मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, और भी हैं। फर्स्ट प्राइज इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, कब मिला था इसको? कोल इंडिया के 48 फाउंडेशन डे में, जो कि 1/11/2022 को सेलिब्रेट हुआ था कोलकाता में। फर्स्ट प्राइज जीता है इसमें। उसके साथ ही ET एसेंट बेस्ट ओवरऑल एक्सेलेंस इन CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड इसको मिला है बेसिकली। ठीक है, बेंगलोर में ये मिला है। साथ ही एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये बस आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये दोनों मैं आपका अभी हाल फिलहाल ये इसमें बताया है मैंने, ये दोनों ऊपर नीचे फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट। ठीक है, इसके साथ ही और भी हैं। बेस्ट CSR अवार्ड बाय वर्ल्ड CSR डे, वर्ल्ड CSR डे के द्वारा बेस्ट CSR अवार्ड मिला है इसको। बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड किसके कहाँ कब मिला है? वाटर डाइजेस्ट में मिला है इसको। ठीक है, इसके साथ सिल्वर शील्ड फॉर स्वच्छता अभियान कैंपेन 2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा स्वच्छता अभियान कैंपेन 2021 के लिए इसको सिल्वर शील्ड मिला है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ये दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है? स्वच्छता अभियान कैंपेन 2021 के लिए इसको दिया गया है। जो इसने कदम उठाए, जो साफ सफाई रखी, जो वेस्ट का मैनेजमेंट किया, उसके लिए दिया गया है। क्लीन गंगा में, गंगा को साफ रखने के लिए जो फंड आता है उसका भी अवार्ड फंड दिया जाता है। तो SECL ने भी फंड दिया था, जिसके लिए इसको भी अवार्ड, इस चीज का भी अवार्ड इसको मिला है। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेस किसके द्वारा दिया गया? वाटर रिसोर्सेस के मिनिस्टर के द्वारा दिया गया। ठीक है, जो इसने फंड दिया था गंगा को क्लीन करने के लिए।
उसके रिगार्डिंग। इसके बाद अब आता है आपका कि पीएस मिश्रा जी को कौन कौन से अवार्ड मिले। इस दौरान पीएस मिश्रा जी को भी बहुत से अवार्ड्स मिले। डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड, डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा जी को डिस्टिंग्विश्ड एल्यूमिनस अवार्ड मिला। किसके द्वारा दिया गया? आईआईटी आईएसएम धनबाद के द्वारा दिया गया, जो कि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें दिया गया था। इटी एसेंट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड, इनको ये अवार्ड भी दिया गया है। ईटी एसेंट बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कहां पे मिला है? मुंबई में एक फंक्शन में इनको दिया गया है। छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान कहां पर मिला है? ये मिला है इनको राष्ट्रीय व्यापार मेला, जो कि बिलासपुर में हुआ था 17 जनवरी 2023 में। उद्योग रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया है इनके आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के लिए। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज के द्वारा दिया गया है, न्यू दिल्ली में। आईएमई जर्नल डायमंड जुबली अवार्ड, आईएमई जर्नल डायमंड जुबली अवार्ड जो कि माइनिंग और इंजीनियरिंग के लिए, जो यूथ के लिए जो एक क्या किया जाता है, अलग से ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब ये फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग माइनिंग इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज जो है तो अलग अलग कंट्रीज के लोग आके अपनी शेयर करते हैं। तो इसमें भी इनको आईएमई जर्नल डायमंड अवार्ड, डायमंड जुबली अवार्ड इनको दिया गया है। कब दिया गया है? माइनिंग यूथ एनक्लेव 2022 में दिया गया था। तो ये डिटेल्स आप इनकी याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।